हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 7th नंबर का। और हम जिस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। अभी तक हम जो है इसके 6 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक उन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप भी CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना। CUET का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका UG का जो है मई में, उसमें जो आपका सेक्शन 3rd आएगा, ठीक है ना। मैथ जो आपकी आएगी वो उसका डोमेन वो तो आपका अलग से आएगा, जो सब्जेक्ट का आपका मैथ होगा। लेकिन जो सेक्शन 3rd होगा, ठीक है ना, उसमें आपका जो है मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर कुल मिला के आपके 75 क्वेश्चन होंगे, तीनों पार्टों से 25 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। तो उसमें से आपके मैथ के क्वेश्चन भी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट है वो 2 पार्टों में मिलता है। ठीक है ना। एक पार्ट में 12 to 13 क्वेश्चन, सेकेंड में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर टोटल आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसका कलेक्शन भी एक अच्छा खासा आपके पास हो जाता है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज भी जो है ये जो आपका पार्ट है वो टेस्ट 7th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट 7th का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए और फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg. The mean weight of the boys from the class is 70 kg while that of girls is 55 kg. The number of girls are. एक निश्चित कक्षा में 150 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन जो है 70 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? जो है 100 है, 75 है कि 115 है कि आपका नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है उस स्कूल में जो है उस क्लास में कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पे अगर देखो बात अगर करें तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी दी गई है आपकी 150। अच्छा, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज हम कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ द रिजल्ट। भाई एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? एवरेज इक्वल्स टू होता है आपका सम ऑफ द रिजल्ट, सम ऑफ द रिजल्ट, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। ठीक है ना, क्या होता है? नंबर ऑफ रिजल्ट, नंबर ऑफ रिजल्ट। तो आप क्या निकाल लेते हैं? आपका सम निकल के आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको एवरेज दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, तो आप जो है उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि टोटल भाई उनका वेट कितना था, ठीक है ना, कितना केजी था। तो यहाँ पर आपको जो एवरेज दिया गया है टोटल 150 स्टूडेंट का, वो कितना दिया गया है? 60 kg। फिर आपको दिया गया है 70 kg जो है ये बॉयज़ का और 55 kg आप जो है गर्ल्स का। अब देखो हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज A, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज A, तो आप क्या कहेंगे? नाउ द नंबर ऑफ, नाउ
द नंबर ऑफ बॉयज इज, नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो तो टोटल आपको स्टूडेंट पता है कितना है, 150 है। आपने जब मान लिया कि भाई लड़कियों की संख्या a है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, 150 माइनस a हो जाएगी। भाई 150 से a को अगर माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे आपका दिया गया है जो है, यहाँ पे दिया गया है आपका लड़कियों का औसत वजन कितना है, 55 kg। तो ये जाएगा 55 इंटू ए प्लस 150 माइनस ए इंटू हो जाएगा आपका 70 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 60। ठीक है ना, इसके बराबर में हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो आपका वेट निकलेगा, तो टोटल जो स्टूडेंट है 150, उनका टोटल जो है औसत वजन कितना दिया गया, 60 kg। तो अगर हम उसका टोटल निकालना तो 150 इंटू 60, जिसमें से आपका जो है गर्ल्स का 55 है, गर्ल्स की संख्या आपने ए मानी है तो 55 इंटू ए हो जाएगा। बॉयज की संख्या 150 माइनस ए है, तो उनका हो जाएगा 150 माइनस ए इंटू 70 हो जाएगा। अब देखिए इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55a प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा 15 7 जा 105 होता है, 00 ये आ जाएगा, माइनस का 70a हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 6 जा 90 होता है, 2 0 और बढ़ा दीजिए 9000 ये हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखो इसको आगे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 55a माइनस 70a, तो ये माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा आपका 15a प्लस आपका हो जाएगा 10500 इक्वल्स टू 9000। ठीक है, अब देखो इसको उधर ले जाओ, 9000 को इधर ले आओ, तो ये बचेगा आपका 15a इक्वल्स टू 10500 माइनस 9000, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15a इक्वल्स टू 1500 बचेगा। भाई 0 5 आ जाएगा, 10 माइनस रहेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 15a इक्वल्स टू 1500 के, तो अगर मैं बात करूं कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1500 अपॉन 15, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 100। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या माना था, a माना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी 100, और नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा आपका 150 माइनस 100, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके आ जाएंगे 50। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे आपके 50, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 50। क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी गई हैं, तो आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 लड़कियां हैं और आपके जो है 50 क्या है, बॉयज है। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ़ ए एंड बी can do a piece of work in 12 days, B and C can do it in 15 days, and C and A can do it in 20 days. In how many days A, B and C can complete the whole work working together? यदि A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, B और C इसे 15 दिनों में कर सकते हैं, और C और A इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, तो A, B और C एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बताना है कि इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया भाई जो है आपसे टाइम एंड वर्क से, ठीक है ना। तो भाई किसी भी काम को करने में जो भी समय लगता है वह एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है, अर्थात क्षमता के अनुसार लगता है, ठीक है ना। जिसकी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको किसी भी काम को करने में समय कम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि ए और बी
ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. ओके, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 days एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 20 days. ओके, तो ए और बी मिलकर 12 दिनों में और आपका बी और सी 15 दिनों में, सी और ए कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकते हैं. तो अब देखिए इन तीनों का हम क्या ले लें? एलसीएम. तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा. तो तीनों का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा आपका? 60. तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क. ठीक है ना. अब अगर इनके इफिशियंसी की बात करें तो 12 5 जा आपका 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है. तो ए और बी की मिलकर इफिशियंसी कितनी है? 5. बी और सी की मिलकर कितनी है? 4. सी और ए की मिलकर कितनी है? 3. तो अगर इन तीनों की मिलकर इफिशियंसी निकाले तो कितनी आएगी? देखो जरा, अगर तीनों की टोटल मिला के इफिशियंसी निकाले ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा. और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका? 5 प्लस 4 प्लस 3 अर्थात इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 के. तो अगर मैं बात करूं कि इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की, तो 12/2 हो जाएगा. तो इन तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 6. ठीक है ना. अब तीनों को मिलकर कितना काम करना है? तो 60 वर्क इन तीनों को करना है. तो अगर मैं बात करूं कि कितने दिन में करेंगे तीनों, कितने दिनों में ये जो है तीनों मिलके 60 काम को पूरा कर देंगे, तो आपने कहा टोटल वर्क है 60, इन तीनों की टोटल इफिशियंसी है 6. इनको जो है 10 डेज लग जाएंगे. कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज लग जाएंगे इस काम को करने में. ठीक है ना. कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज लग जाएंगे. तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. क्लियर है. तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं ए बी और सी, तो इन तीनों को, ये तीनों जो है काम को 10 डेज में फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, triples itself in 8 years. How many times it becomes in 20 years? ठीक है. साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में वह कितना गुना हो जाती है? बताइए. 8 टाइम्स हो जाती है, 7 टाइम्स हो जाती है, 6 टाइम्स हो जाती है कि 9 टाइम्स हो जाती है? ठीक है ना. तो देखो बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की. ठीक है ना. सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि जो है वह 8 वर्षों में अपनी की क्या हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है. तो यहां पर देखो अगर हम बात करें, अगर हमने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है आपका, प्रिंसिपल कितना है? आपने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका P रुपीज है. ठीक है ना. तो ये अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट कितना हो जाता है? तो आपने कहा 3P. अमाउंट कितना हो जाता है? तो आपने कहा कि ट्रिपल्स इटसेल्फ अर्थात 3P. कितने समय में? कितने समय में? तो आपने कहा जो टाइम है वो 8 ईयर में. ठीक है ना. 8 ईयर में. तो अगर यहां पर हम बात करें कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, भाई अगर प्रिंसिपल P है और वह जो है 8 ईयर्स में क्या हो गया? 3P हो गया, तो भाई इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना है? तो आपने कहा 3P और प्रिंसिपल कितना आपने माना है P. तो आपका SI कितना था? 2P. सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट आपका 2P है. अब यहां से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? PRT/100.
क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई इक्वल्स टू होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, ठीक है ना। तो एस आई कितना है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट है आपका जो है 2p, ठीक है, इक्वल्स टू p कितना है प्रिंसिपल आपका p, यहाँ p का मतलब प्रिंसिपल है, r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है और t का मतलब टाइम से है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम है आपका 8 ईयर अपॉन हो जाएगा 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम r की बात करें तो r इक्वल्स टू हो जाएगा p से ये p कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 100 अपॉन 8। तो 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा आपका 25%। कितना निकल के आ जाएगा 25%। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में यह अपनी कितना गुना हो जाएगी अपनी राशि की। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल कितना है आपका p रुपीज है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कितना गुना हो जाएगी, तो मान के चलते हैं कि यह n गुना हो जाएगी। हमने मान लिया कि लेट इट बिकम n टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है ना। अब हमने ये मान लिया, ठीक है ना, यह अपने आप की जो है n गुना हो जाएगी कितने समय में 20 ईयर्स में। तो यहां पर देखो अगर प्रिंसिपल आपका p है, प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल तो वही है भाई, प्रिंसिपल कितना है आपका p, प्रिंसिपल आपका p रुपीज है। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट हो जाएगा आपका NP, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका NP। तो अगर हम बात करें कि अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका NP माइनस P। तो अगर हम P को यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है NP माइनस P, अगर P आप बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका n-1। क्या हो जाएगा आपका n-1। टाइम आपको पता है, टाइम कितना है आपका 20 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना है आपका 25%। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें n की वैल्यू चाहिए, कितनी निकल के आएगी देखो जरा। अब देखो SI कितना है, तो आपने कहा SI है आपका P इंटू n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25, टाइम कितना है 20 अपॉन हो जाएगा आपका 100। तो ये जाएगा 25 4 जा 100, ठीक है, P से P कैंसिल हो जाएगा और 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा जो है आपका n-1 इक्वल्स टू 5 के, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 + 1, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 के। तो जो है कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो भाई यहां से हमको क्या मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है ना। तो भाई अमाउंट बराबर क्या होता है आपका प्रिंसिपल माइनस SI, और जो लास्ट में भाई अगर कोई पैसा आप किसी को उधार देते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट पे, तो जो लास्ट में आपको मिलता है वो आपका अमाउंट ही तो होता है, और जो अमाउंट आपको मिलता है उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बराबर क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। तो यहां पर देखो आपको यहां से क्या मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। अब आपको यहाँ पे जो है कितना गुना हो जाएगा 20 ईयर्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया P इंटू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 6। तो जो है ये 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा आपका 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो 4th क्वेश्चन है आपका कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 85 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 14 मीटर 85 सेंटीमीटर इच। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसका उपयोग 4 मीटर 85 सेंटीमीटर
8 मीटर और 14 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो इनका क्या निकालना है आपको? HCF। क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना भाई, HCF निकालेंगे तभी तो आपका वो मेजरमेंट वैल्यू आएगी जिससे हम इन तीनों को माप सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो है दिया है 4 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। हमको जो यहाँ पे HCF निकालना हो सेंटीमीटर में निकालना है, तो हम यहाँ पर मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेंटीमीटर में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 4 मीटर 85 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कि 4 मीटर और 85 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो आपने कहा 400 प्लस 85 और ये हो जाएगा आपका 485 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 8 मीटर कितना हो जाएगा? 8 मीटर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये तो सिंपल सा है कि ये आपका 8 इंटू 100 अर्थात ये हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 14 मीटर और आपका जो है कितना दिया है? 85 सेंटीमीटर। 14 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 1400 और ये हो जाएगा 85, तो ये आ जाएगा आपका 1485 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इन तीनों का HCF निकाल लीजिए। HCF ऑफ 485 सेंटीमीटर एंड 800 सेंटीमीटर एंड 1485 सेंटीमीटर। तो HCF कैसे निकालेंगे? तीनों का फैक्टर निकाल लीजिए। तीनों फैक्टर में जो तीनों में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 485 की अगर हम बात करें तो 485 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 5 से कैंसिल कर दो, 5 9 जा हो जाएगा आपका जो है 45, 5 7 जा 35। अब 5 7 जा 35, सॉरी यहाँ पे कॉमन ही लगेगा, 97 आएगा। 97 और किसी से डिविजिबल नहीं है। 97 और किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? किसी से है क्या? 3 से हो जाएगा? देखो जरा, नहीं हो जाएगा। 7 से होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 485 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू 97। इसी प्रकार से आप 800 के निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आप 800 के निकाल लीजिए। देखिए 800 का फैक्टर क्या क्या आएगा? तो ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8, 400। फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 100 आ जाएगा। फिर 2 से 50 आ जाएगा। फिर 2 से तो आपका जो है 25 आ जाएगा। फिर आपका 5 से, फिर आपका लास्ट में 5 से। तो अगर हम बात करें तो 800 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो आपने कहा 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए 1485 का। 1485 के जरा फैक्टर निकालिए, कितना आएंगे? देखिए भाई 1485 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। ठीक है ना? अब क्या 5 से जाएगा? क्या 7 से जाएगा? 7 से जाएगा क्या? आपका जो है 7 से भी नहीं जाएगा। 7 4 जा 28, 3 से जाएगा? 3 9 जा, हाँ 3 से चला जाएगा। देखो 3 9 जा 27। ठीक है ना? और 3 9 जा 27। फिर ये 9 से, फिर 3 से चला जाएगा 33, फिर 3 से चला जाएगा 11, फिर 11 से चला जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे आपके? 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 11। ठीक है ना? 3 के पावर 3 इंटू 11। ठीक है? अब देखो
HCF का मतलब होता है जो इन तीनों में कॉमन हो, जो इन तीनों में कॉमन हो वही इसका HCF होगा। तीनों में वह नंबर कॉमन होना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और पहले में एक ही 5 है, ठीक है ना, सिंगल 5 है। यहाँ 2 हैं, यहाँ भी सिंगल है, इसलिए इसका जो आपका HCF होगा इन तीनों का वो हो जाएगा आपका 5। तो 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो तीनों में जो कॉमन होगा, ठीक है ना, अगर भाई यहाँ पे 2 बार 5 आता, यहाँ भी 2 बार 5 था, यहाँ भी 2 बार 5 हो जाता, तो इसका HCF 25 हो जाता। तो जो आपका नंबर तीनों में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। क्लियर है? तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका कि 2 टाउन्स A and B are 300 किलोमीटर अपार्ट। A bus start from A to B at 7 AM at a speed of 35 km per hour, and the same time another bus start from B to A at a speed of 45 km per hour. The time of their meeting is। दो कस्बे A और B 300 किलोमीटर दूर हैं। एक बस सुबह 7 बजे A से B की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और उसी समय दूसरी बस B से A की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो उनके मिलने का समय है, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो यहाँ पे दो कस्बे हैं, एक A है और दूसरा इससे दूर है आपका B। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 300 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी दी गई डिस्टेंस? 300 किलोमीटर। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस कितनी दी गई है? तो आपने कहा डिस्टेंस दी गई है 300 किलोमीटर। अब देखो एक बस A से कहां चलती है? B की तरफ। एक बस चली कहां से? A से B की तरफ, और ये जो चली वो चली 7 AM पे। कितने पे चली? 7 AM पर। उसी टाइम पर एक बस चली B से A की तरफ, और ये भी चली आपकी 7 AM पर। ये भी सुबह 7 बजे चली। ठीक है ना, एक बस चली A से B की तरफ और एक बस चली B से A की तरफ। जो A से B की तरफ बस जा रही है, जो A से B की तरफ बस जा रही है, जो A to B जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है? तो आपने कहा जो A से B की तरफ जा रही है उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जो दूसरी है जो B to A जा रही है, जो B to A जा रही है उस बस की स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक चीज जरा देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। जो दोनों बसें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। भाई एक जा रही है A से B की तरफ, एक जा रही है B से A की तरफ। तो यहां पर बात आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की, और जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो भाई जब अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि भाई दोनों का डायरेक्शन आपका डिफरेंट है, तो दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। तो 35 + 45 ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो आपका जो है स्पीड बराबर क्या होता है? आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें तो S बराबर क्या होता है आपका? D/T। तो T बराबर क्या हो जाएगा आपका? D/S। क्लियर है? S का मतलब स्पीड है, D का मतलब आपका डिस्टेंस है, T का मतलब आपका टाइम से है। तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय।
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर डिस्टेंस बराबर पूछा है तो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखो आपको रिलेटिव स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, तो आपको टाइम आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना टाइम उन दोनों को मीटिंग में लगेगा, दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर मीटिंग टाइम निकालें, क्या निकालें, ठीक है ना, यहाँ पे जो है टाइम ऑफ देयर मीटिंग निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ देयर मीटिंग, उनके मिलने का समय, ठीक है ना, उनके मिलने का समय। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, ठीक है, यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15/4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और कितना बचेगा आपका 3 बचेगा ना, तो 3/4, तो ये आ जाएगा आपका जो है 3 आवर्स, और इसको चेंज कर लो आप किसमें मिनट में, तो 3/4 इंटू 60 हो जाएगा, तो इंटू 60 कितना हो जाएगा इंटू 60, ठीक है, इंटू 60 हो जाएगा, तो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, ये आ जाएगा आपका 3 आवर एंड 45 मिनट, 3 आवर 45 मिनट आ जाएगा। अब इसको जो है कितने टाइम पर वो चली थी 7 AM पर, 7 AM में इसको ऐड कर दीजिए, तो मीटिंग टाइम की अगर बात करें तो 7 AM में जब आप प्लस करेंगे 3 आवर्स 45 मिनट, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10:45 AM, 10:45 AM, तो 10:45 AM पर ये आपस में मिल जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10:45 AM पर ये आपस में मिलेंगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से ये देखो, एक की स्पीड दी गई थी 35, एक की स्पीड गई थी 45, तो यहाँ से हमने निकाल लिया रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। क्लियर है, डिस्टेंस आपको पता थी, तो यहाँ से टाइमिंग निकला गया 3 आवर्स 45, 3 घंटे 45 मिनट बाद ये आपस में मिल जाएंगी, तो 7 बजे ये दोनों बस चली थी, तो ये जो है 10:45 AM पर आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 6 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि द एरिया ऑफ द रूफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 90 मीटर स्क्वायर, ब्रिक्स ऑफ साइज 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आर अवेलेबल, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द प्रूफ। एक आयताकार हॉल की छत का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आकार की ईंटें उपलब्ध है, छत को ढकने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रूफ कितना दिया गया है 90 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो ब्रिक्स अवेलेबल है वो सेंटीमीटर में अवेलेबल है, जो ब्रिक्स का साइज है वो सेंटीमीटर में है, तो रूफ का साइज भी हम सेंटीमीटर, रूफ का जो एरिया है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एरिया ऑफ रूफ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ रूफ ये कितना दिया गया है 90 मीटर स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया गया है 90 मीटर स्क्वायर। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 90 इंटू 100 आपका हो जाएगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इंटू 100 और कर दीजिए, तो 90 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना दिया गया है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना दिया गया है 1 ब्रिक, तो आपने कहा ये दिया गया आपका 9 इंटू 4, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, अगर हम बात करें
कि bricks are required, bricks are required, bricks are required, कितना हो जाएगा आपका ये एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रूफ कितना है, आपने कहा एरिया ऑफ रूफ है 90 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक कितना है 9 इंटू 4, कितना है 9 इंटू 4, तो 9 10 जा 90, 25 4 जा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 25,000, 25,000 जो है उसको ईंटों की आवश्यकता होगी, 25,000 ईंटों की उसको जरूरत होगी उस छत को ढकने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी 25,000 ईंटों की उसको आवश्यकता होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। 8,000 रुपए पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपीज, प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। अच्छा टाइमिंग कितना है, टाइमिंग की अगर बात करें तो 2 वर्ष 4 माह, तो इसको माह को जो है मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो 2:4 बाई कितना हो जाएगा आपका 4 बाई कितना हो जाएगा आपका 12, तो हो जाएगा आपका जो है 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 2:1/3 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2:1/3 ईयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिए। कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर होता है आपका T, ठीक है ना। T की जगह आप N देखेंगे, N का मतलब टाइम है वहां पर, ठीक है ना, चाहे आप T लगा लीजिए चाहे आप N लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका समय दिया गया है वो आपका 2:1/3 ईयर दिया गया, एक फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, देखो इस प्रकार से P इंटू P कितना है आपका 8,000, P कितना है आपका 8,000, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना है 15 अपॉन 100, 15 अपॉन 100 के पावर 2 कर दो, और यहाँ पे 1 अपॉन 3 है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 15 अपॉन 300, 300 के पावर हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, ठीक है 1 अपॉन 3 है ना, तो ये चला जाएगा पावर में 300, 3 इंटू 100 हो जाएगा, तो 300 हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, देखो तो ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, ये जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8,000 इंटू कितना हो जाएगा 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 20 1 जा 20, 20 और 3 हो जाएगा 23, तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 1 जा 20, 21 अपॉन 20, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 20 से ये तीनों 20 से ये 8,000 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब ही तो होता है 8,
थ्री जीरो कट गए तो 20, इन तीनों 20 से 8000 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको 23 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 23 इंटू 23 होता है 529। 529 में 21 का जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो 529 में अगर हम 21 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, पहले 20 करिए तो 0, 2 9 जा 18, बचे 1 आपका होल्ड हुआ, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, फिर 1 का करेंगे तो 529, सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा आपका 9, हो जाएगा आपका 10, 5 5 जा 10 और 1 हो जाएगा 11, 1 और ये हो जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 111, ये आपका आ जाएगा 11109, कितना हो जाएगा 11109, ये आपका हो जाएगा। ये जो आया ये कंपाउंड अमाउंट आया, ध्यान रखिएगा ये क्या आया है आपका, ये आया है आपका कंपाउंड अमाउंट। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 11109 में से आप माइनस कर दें कितना 8000, आप माइनस कर दें 8000, कितना हो जाएगा आपका ये 9, ये हो जाएगा आपका 0 से 0, ठीक है ना, फिर ये 1 से 1 और 11 में से 8 गया तो 3, 3109 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। फ्रैक्शन को कैसे लेना है समझ में आ गया। 1/3 का मतलब ये 1 कहाँ चला जाएगा आपका पावर में, अपॉन 3 है तो हो जाएगा आपका 300, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ में। क्लियर है, तो कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 3109। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 8 है, प्रैक्टिस टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि 5 लीटर्स मिल्क आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क एंड is then filled with water. The same process is performed 3 times more. The ratio of the quantity of milk left in the container so that of water is 81:256. How much milk did the container hold initially? दूध से भरे एक पात्र से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर पानी से भर दिया जाता है। यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। कंटेनर में बचे दूध की मात्रा का पानी से अनुपात 81:256 है। तो शुरू में कंटेनर में कितना दूध था, तो यहाँ पर देखिए आपने मान लिया कि लेट द मिल्क कंटेनर होल्ड इनिशियली, लेट द मिल्क कंटेनर होल्ड इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली बी ए लीटर, कितना हो गया आपने मान लिया ए लीटर, कितना उसके उसमें दूध था ए लीटर था, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि जितना उससे दूध 5 लीटर दूध उससे निकाला जाता है और उससे जो है उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो जैसे फर्स्ट बार जब उसने निकाला, ठीक है ना, जब उसने जो है भाई ए लीटर उसमें दूध था, ठीक है, जब उसने पहली बार उससे 5 लीटर दूध निकाला तो A-5 हो गया, किसमें से ए में। अब यही प्रक्रिया 3 टाइम्स और दोहराई गई, फिर से पानी दूध निकाला गया, पानी मिलाया गया, दूध निकाला गया, पानी मिलाया गया। तो पूछ रहा है कि लास्ट में जो है शुरू में कंटेनर में कितना दूध था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर और जो है जब ये 4 बार प्रक्रिया की जाती है तो जो रेशियो है वो 81:256 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है आपकी 4 बार। तो A-5 अपॉन ए, फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा A-5 अपॉन ए। यह प्रक्रिया और कितनी बार आती है 3 बार।
इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 81/256। भाई रेशियो तो ये हो जाता है ना, जब ये प्रक्रिया जो है पहले एक बार की गई, फिर यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो फिर यहाँ पर रेशियो कितना हो जाता है 81/256। ठीक है, 81/256। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a-5/a का होल ऑफ 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू है आपका 81/256। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा a-5/a के पावर आपका 4 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 3/4 के पावर ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर देखो पावर दोनों तरफ की सेम है, तो पावर से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका a-5/a इक्वल्स टू 3/4। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 4a-20 इक्वल्स टू 3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a-3a इक्वल्स टू 20 के, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा आपका 20 के। तो अब a आपने क्या माना था आपने कि शुरुआत में जो कंटेनर में मिल्क था वो a लीटर था, तो शुरुआत में कंटेनर में आपका 20 लीटर मिल्क था। कितना लीटर था, 20 लीटर मिल्क था। ठीक है ना, अगर पूछा जाता कि अब कितना दूध बचा, ठीक है ना, अब कितना मिल्क उसमें बचा, तो आप 20 इंटू कर दीजिए, कितना आपका 20 - 5/20। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। 5/4 कितनी बार करना है आपको, 4 टाइम। तो अब कितना मिल्क है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि शुरुआत में कंटेनर में कितना मिल्क था आपका 20 लीटर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखो दिया गया है आपका कि अ मैन बाइज 2 हॉर्सेस फॉर 1280 रुपीज़। ही सेल्स वन so as to gain 27% and other so as to lose 21%. What is cost of the horses if there is no profit and no loss in the whole transaction? एक आदमी 1280 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक को 27% लाभ पर और दूसरे को 21% हानि पर बेचता है। घोड़ों की कीमत क्या है यदि पूरे सौदे में कोई लाभ और कोई हानि नहीं है? इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए उसने जो है 2 हॉर्स कितने रुपए में खरीदे थे, 1280 रुपये में। तो अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, टोटल सीपी कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, तो आपने कहा ये दिया गया है 1280 रुपीज़। कितना दिया गया है, 1280 रुपीज़। अब कह रहा है कि एक को उसने 27% गेन पे और एक को 21% लॉस पे क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है ना, और उसको इस पूरे सौदे में कोई भी उसको लाभ या हानि नहीं हुई। तो यहाँ पर देखो दिया गया है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है ना, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इन होल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जब उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो है भाई जितना आपको जो उस पर लॉस हुआ इक्वल्स टू जितना उसमें उसको गेन हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं कि गेन ऑन द सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट हॉर्स, गेन ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हॉर्स कितना है आपका 27%। ठीक है, अच्छा जो है लॉस कितने का है, लॉस ऑन द एसपी ऑफ अदर हॉर्स, तो ये है आपका जो है 21%। ठीक है, अब देखो यहां पे लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू यहाँ पे आप लगा दो सीपी इंटू लॉस परसेंटेज। सीपी आप यहाँ पर मान लो कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट हॉर्स की आप XYZ या ABC कुछ भी मान लो,
फर्स्ट हॉर्स की मैंने मान लिया ए, फर्स्ट हॉर्स की मैंने सीपी मान लिया ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, अब यहाँ पे फर्स्ट हॉर्स में क्या हो रहा है उसको, यहाँ पे गेन परसेंटेज, ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट हॉर्स में उसको गेन हो रहा है कितने परसेंट का, 27% का सीपी आपने ए मान लिया, तो ये हो जाएगा 27%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 27A अपॉन 100, कितना लिख सकते हैं 27A अपॉन 100, ठीक है ना, 27A अपॉन 100 क्या हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से अगर हम गेन परसेंटेज की बात करें, यहाँ पे ये गेन की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे लॉस लिख दिया है, ठीक है ना, ये किसकी बात हम कर रहे हैं पहले गेन की, तो यहाँ पे गेन हो जाएगा। फिर लॉस की अगर बात करें तो लॉस बराबर भी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू लॉस परसेंटेज, सीपी इंटू लॉस परसेंटेज, ठीक है ना, सीपी इंटू लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे सीपी इसकी कितनी मान लो, इसकी मान लो बी आप, तो बी इंटू हो जाएगा आपका 21%, तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं 21B अपॉन 100, 21B अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गेन परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज के, तो यहाँ पे लॉस गेन कितना निकल गया 27 अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 27A अपॉन 100, ये बराबर में हो जाएगा 21B अपॉन 100 के, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A रेशियो भी कितना निकल के आएगा, A अपॉन B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 21 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा A रेशियो भी कितना निकल के आएगा, A रेशियो B निकल के आ जाएगा आपका 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 7 रेशियो 9 निकल के आ जाएगा। A रेशियो B क्या निकल के आ गया 7 रेशियो 9। A और B क्या है, CP ऑफ वन हॉर्स एंड CP ऑफ अदर हॉर्स, ठीक है ना, एक हॉर्स की CP A है, दूसरे की B है। अब जरा A की वैल्यू निकालो, देखो अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल आपका जो है CP कितना है 1820, इसका रेशियो टोटल कितना है आपका 16, और उसमें से A कितना है आपका 7 अपॉन 16, तो 16 8 जा आपका होता है 128, तो 87 जा हो जाएगा 560 रुपीज़, तो एक हॉर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560 रुपीज़। अगर हम B की बात करें तो 1280 में से आप 560 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 8 में से 6 गया तो 2, और 12 में से 5 गया तो आपका 7, तो एक हॉर्स की कीमत आ जाएगी आपकी 560 रुपये और एक हॉर्स की कीमत हो जाएगी 720 रुपये। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स की कीमत कितनी है 560 रुपीज़ और एक हॉर्स की कीमत कितनी है आपकी 720 रुपीज़, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स, while another student who scores 50% marks get 5 marks more than the minimum required marks to pass the examination. The minimum passing percentage is। एक छात्र एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जो 50 अंक प्राप्त करता है परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। अब देखो एक विद्यार्थी जो 25% अंक जिसने प्राप्त किया वो 45 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर अर्थात उसके अगर 45 मार्क और आ जाते तो वह पास हो जाता, ठीक है ना। और जिसने 50% मार्क अर्जित किए उसने 5 अंक ज़्यादा प्राप्त किए जितना जो मिनिमम परसेंटेज मार्क थे उससे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम निकाल लें टोटल मार्क।
सबसे पहले हम निकाल लें टोटल मार्क। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि 25% जब उसने अर्जित किए तो वह जो है 45 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अर्थात अगर 45 अंक उसके और आ जाते, 45 मार्क उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा 25% प्लस 45 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, आपने कहा जिसने 50% मार्क अर्जित किए हैं उसने 5 अंक ज़्यादा अर्जित किए हैं जितने मिनिमम जो आपके अंक थे उससे, जो मिनिमम पास होने के लिए अंक चाहिए तो उससे ज़्यादा उसने 5 अंक अर्जित किए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 माइनस 25% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45 प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25% इक्वल्स टू 50 के। तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू 50 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100। तो ये हो जाएगा आपका 200। टोटल मार्क कितने हैं आपके, टोटल मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स निकल के आए आपके 200। टोटल मार्क्स निकल के आए आपके 200। ठीक है ना। अब 200 में आप जो है 200 में अगर वह 25% मार्क अर्जित करता है तो मिनिमम पासिंग अंक मार्क की अगर बात करें, मिनिमम पासिंग मार्क की अगर बात करें, मिनिमम पासिंग मार्क की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे। तो आपने कहा 200 का 20%, 200 का 20% प्लस का 45 कितना हो जाएगा आपका ये। तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 जा आपका हो जाएगा 40, 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका ये 85। 85 मार्क चाहिए उसको मिनिमम। ठीक है, जो ये 85 क्या आपका मिनिमम पासिंग मार्क है। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर हम बात करें कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें, मिनिमम पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें, परसेंटेज की अगर बात करें कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 85 कितने में से 200 में से उसको लाने चाहिए थे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 5 जा 10। ये हो जाएगा आपका 42.5%। 42.5% आपका जो है मिनिमम पासिंग मार्क परसेंटेज है। ठीक है ना, मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। मिनिमम पासिंग मार्क कितने चाहिए 85। ठीक है ना, और जो है तो यहाँ से आपका परसेंटेज निकल गया कितना 42.5%। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो 50% आप निकाल लीजिए, उसमें से 5 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 के पावर 2013 इंटू 6 के पावर 2014 इंटू 3 के पावर 2015। तो इसमें आपको जो है इकाई का अंक बताना है। तो देखो, अगर किसी भी अंक के, यदि किसी भी जो आपको अंक दिया गया है, जो आपको नंबर दिया गया है, अगर उसके लास्ट में 1 है, 5 है, 0 है और 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही अंक होता है। तो यहाँ पे जैसे 6 के पावर 2014 है, तो उसके पावर चाहे जितना भी कर दो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। उसका यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहेगा। अगर लास्ट में 1 है, 6 है, 5 है, 0 है। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो वहाँ पे आप लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम निकालने हैं कि 7 के पावर 2013 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पावर है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है कि जो पावर है, ठीक है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा
उसको उसके पावर में रख दीजिए। जैसे अब 4 से आपको पूरा का पूरा ये डिवाइड नहीं करना, लास्ट की केवल 2 डिजिट आप डिवाइड कर लीजिए। तो 4 3 जा 12, लास्ट में 1 बचेगा, 1 क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ पे इसको कर देंगे 7 के पावर 1 इक्वल्स टू आपका 7 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया है कि अगर लास्ट में 1 है, 0 है, 6 है और 5 है तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है। तो 6 के पावर 2014 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 3 के पावर 2015 में रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगा दो। तो सबसे पहले 15 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो 3 के पावर 3 हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो अब देखो जरा यहाँ पे आपका दिया है 7 के पावर 2013 इंटू 6 के पावर 2014 इंटू 3 के पावर 2015। तो यहाँ पे आपने निकालिया, इसका क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1 इंटू यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा और यहाँ से 27 आएगा। आपको केवल यूनिट डिजिट यहाँ पर हम हर जगह लेना है। तो यहाँ पर भी जब आप लेंगे तो 7 6 का कितना हो जाएगा 42 इंटू 27। तो फिर से यूनिट डिजिट ले लीजिए, 2 और 7 का जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और 14 में यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 4। तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसका जो इस इक्वेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 4 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन ए सी माइनस बी डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा। 2 के बराबर, 0 के बराबर, 1 के बराबर कि 4 के बराबर। देखो यहाँ पे आपको निकालना है कि भाई ए सी माइनस बी डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप एक काम करो, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ठीक है ना। तो इस पूरी वैल्यू को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर देखो अगर आप ए सी माइनस बी डी का होल ऑफ स्क्वायर निकालें तो क्या निकल के आएगा आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। 2 इंटू ए सी इंटू बी डी होगा तो 2abcd हो जाएगा, 2 इंटू abcd। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि AD प्लस है ना, यहाँ पे AD प्लस BC, AD प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। अब इन दोनों को जरा ऐड कर लीजिए, इन दोनों को जरा ऐड कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा आपका। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2abcd। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखो मैं ए स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ इसमें से, अगर इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर बाहर ले लूँ, अगर इन दोनों से मैं ए स्क्वायर बाहर ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो जरा यहाँ पे बचेगा, अगर ए स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों से बी स्क्वायर बाहर ले लूँ
अगर इन दोनों से मैं बी स्क्वायर बाहर ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बचेगा। या अगर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 2। अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आ गया, ध्यान रखना है यहाँ पे, इंटू मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ए सी माइनस बी डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। कैसे समझ में आ गया? इसका हमने होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, हमने इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, तो ए माइनस इसको हमने क्या मान लिया, ए इस पूरी वैल्यू को इसको बी मान लिया, इस प्रकार से इसमें ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 2 निकल के आएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी कि नॉन ऑफ दीज होगी। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर आप देखें तो आपको पता है कि भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने कहा tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। क्या होता है आपका cot थीटा। अच्छा, cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन जो है tan थीटा, ठीक है ना। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन tan थीटा, या 1 अपॉन tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cot थीटा। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है tan 1 डिग्री, फिर दिया गया है tan 2 डिग्री, फिर दिया गया है आपको tan 3 डिग्री। यही वैल्यू आपकी कहाँ तक पहुँचती है, ये वैल्यू पहुँचती है आपकी tan 88 डिग्री, है ना, और tan 89 डिग्री, 89 डिग्री। अब देखो, अगर आप यहां पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2 लिख सकते हैं भाई। tan 88 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2, तो ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं जो है tan 90 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका cot 1 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा tan 1 डिग्री, ये हो जाएगा आपका tan 2 डिग्री, ठीक है ना। जगह tan 3 डिग्री, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cot 2 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं cot 3 डिग्री, cot 1 डिग्री। ऐसे पीछे आएंगे तो cot 3 डिग्री आ जाएगा। अब मिडिल में क्या बचेगा, तो मिडिल में आपका बच जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। बीच में आपका बच जाएगा जो है tan 45 डिग्री। मिडिल में जो बचेगा ना, मिडिल में जो बचेगा वो tan का 45 डिग्री आपका यहाँ बच जाएगा। ये मिडिल का काम करेगा। इसी प्रकार से इधर ये आपका कहाँ तक जाएगा, cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री और cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री। अब देखो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये cot 2 डिग्री मतलब 1 अपॉन 2 डिग्री, 1 अपॉन tan 2 डिग्री को हो जाएगा, उससे tan 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से cot 1 डिग्री का मतलब 1 अपॉन tan 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये सब आपस में कैंसिल होते जाएंगे, तो बचेगा 1 इंटू tan का 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है,
तो 1 इंटू 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप मैथ के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस से 7th के फर्स्ट पार्ट में 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।